Hello children, today I will start recording of transaction second chapter 4. In this chapter we will talk about the topic cash book, but before starting it, once we revise the previous chapter, what did we find there? How prepare the accounting equation? What is the rules of debit and credit? And how do books of original entry maintain? And also how do we transfer general to ledger? So I hope these topics you must understood well. So children, today I will start a new topic, cash book. So let's start the concept that all the business transactions are first recorded in the journal and then they are posted in the ledger account. A small business may be able to record all these transactions in one book only, the journal, but as the business expands and the number of transactions become large, it may become cumbersome, difficult to generalize each transaction. For quick, efficient, accurate recording of business transactions, journal is subdivided into special journal. Many of the business transactions are repetitive in nature. They can be easily recorded in special journals, each meant for recording all the transactions of a similar nature. For example, all cash transactions may be recorded in one book, all credit sales transactions in another book, and all credit purchases transactions in yet another book, and so on. So children, here यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है और किस तरह से हम सबसे पहले जो एंट्री है वो पास करते हैं अपनी लेजर जनरल में और उसके बाद हम उनको पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने लेजर में। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई छोटा स्मॉल बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पर हमें एक बुक में सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करना इजी है। लेकिन बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा या फिर ऑलरेडी बड़ा बिजनेस होगा, एक लार्ज स्केल पर बिजनेस होगा, तो वहाँ पर हमें एक बुक में सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए वहाँ पर एक्यूरेसी रहे, इफ़िशेंसी रहे, क्विक हमारे पास रिजल्ट आ जाए, तो इसके लिए फर्म क्या करती है कि कुछ जो बुक्स हैं उनको सब डिवाइडेड, कि उनको दूसरी बुक्स में डिवाइड कर देती है, जिन्हें हम स्पेशल जनरल कहते हैं या फिर हम इनको लेजर भी कह सकते हैं। मैनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिपीटेटिव इन नेचर, दे कैन बी इजीली रिकॉर्ड इन स्पेशल जनरल। तो यहाँ पर अब इसके बाद कि कैश बुक ऑल ट्रांजेक्शन्स में बी रिकॉर्डेड इन वन बुक, कि जितना भी कैश से रिलेटेड है वो केवल कैश बुक में आएगा। जितना भी हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर वो एक अलग सेपरेट बुक यूज़ होगी, उसके लिए परचेज हमारे नाम से एक परचेज बुक होगी। सेल बुक जितनी भी हमने वन ईयर में एक ड्यूरिंग सेशन में जितनी भी हमने सेल्स की है उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक यूज़ होगी, उसको हम कहेंगे सेल्स बुक। परचेज रिटर्न, अगर कोई सामान खरीदने के बाद हमारे पास वापस आता है या कोई वापस करता है उसको जो बायर है, तो उसके लिए एक अलग बुक बनेगी जिसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश बुक। इसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम उसकी एक सब्सिडरी जो बुक है उसको हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसका सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर इस चैप्टर में दिया जा रहा है जिसका नाम है कैश बुक। कि कैश बुक का मतलब है कि केवल रिलेटेड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन विल बी यूज इन दिस बुक। केवल जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वही इस बुक में यूज़ की जाएंगी, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं होगी। Purchases transaction in yet another book and so on. These special journal are also called day book or subsidiary book. Transactions that cannot be recorded in any special journal are recorded in journal called the general proper। कि जैसे पहले हम बुक्स को जनरल प्रॉपर या डे बुक कह रहे थे, एक स्पेशल बुक बता रहे थे, तो यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर क्या है, एक अलग अलग तरह से सब्सिडरी बुक को मेंटेन कर रहे हैं और एक जो सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है ड्यूरिंग ईयर की पूरे एक होल सेशन की, वहाँ पर केवल सेल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे। इसके बाद जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वहाँ पर सारी परचेज की ट्रांजैक्शंस यूज़ होंगी, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सारी कैश में यूज़ होंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर बुक्स को मेंटेन करेंगे। This chapter we will discuss the following special purpose books. First, cash book. Second, purchase book, purchase return book, sales return book और जनरल प्रॉपर। कि कैश बुक का मतलब जहाँ पर डेबिट
कैश हमारे पास रिसिप्ट है कि जो भी हमें मिला वो कैश है। क्रेडिट जो भी हमने पेमेंट की है कैश में वो पेमेंट है। केवल ओनली रिलेटेड कैश, कैश बुक में केवल जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वही यूज़ की जाएंगी। परचेज बुक में जितना भी आपने परचेज किया है सामान एक पूरे होल सेशन में 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम उसको यहाँ पर मेंटेन करेंगे। परचेज रिटर्न का मतलब है कि जब हमने कोई सामान खरीदा और वो वापस हो गया तो वहाँ पर एक उसके लिए अलग बुक प्रिपेयर होगी जिसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न की जब हमने सेल्स बुक, सेल्स हम कोई सामान बेच रहे हैं और उसके बाद सामान वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। सेल्स बेच रहे हैं डायरेक्ट कैश में तो वो सेल्स बुक में मेंशन होगा। लास्ट, जनरल प्रॉपर। Cash book is a book in which all transactions relating to cash receipt and cash payment are recorded। तो इसका मतलब है कि कैश बुक एक ऐसी बुक है जहाँ पर हम केवल कैश रिसिप्ट्स, जितना भी कैश हमें मिला, कैश पेमेंट जितना भी हमने कैश पेमेंट किया, केवल हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी सेल या परचेज हमारी अगर क्रेडिट होगी, उधार में सामान खरीदा और बेचा जाएगा, तो उस ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर इस बुक में मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। पेमेंट आर रिकॉर्डेड इट स्टार्टेड विद द कैश और बैंक बैलेंसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस। ये मंथली बेसिस होगी कि सपोज 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल कि एक एक महीने की आप कैश बुक मेंटेन करेंगे कि आपने एक दिन में कितना कैश पेमेंट किया, एक दिन में आपने कितनी कैश रिसीव की, सेकंड डे में आपका क्या कैश का स्टेटमेंट था। तो इस तरह से हम इसको मंथली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक एंड इज़ मेंटेन बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक स्मॉल स्केल में है, चाहे वो एक बड़े स्केल में काम कर रही हैं, सभी को अपने कैश को मेंटेन करने के लिए कैश बुक को प्रिपेयर करना पड़ता है। बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई छोटा व्यवसाय है, कोई बड़ा व्यवसाय है, कोई छोटा बिजनेस है या बड़ा स्केल पे बिजनेस है, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। या नॉट फॉर प्रॉफिट की, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो सोशल वेलफेयर के काम करती है, तो सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को कैश बुक मेंटेन करना पड़ता है। इट सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जनरल एज वेल एज द लेजर कैश अकाउंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और यहाँ पर जितनी भी एंट्री होंगी उन्हें हम ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। उसका रीज़न ये है कि सपोज़ अगर मेरी पॉकेट में 10,000 रुपीज़ है तो क्या हम उसको 12 कहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम उसको 10 की बजाय 12 कहेंगे तो 2,000 का डिफरेंस हमारी बुक में खड़ा हो जाएगा, हमें वहाँ पर उसको डिफरेंस दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर हमारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है तो क्या हम वहाँ पर कोई हमसे अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या हमें कोई एसेट खरीदनी है तो क्या हम उसको कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे अकाउंट में तो 5 लाख रुपीज़ है। तो इस तरह से वहाँ पर जो भी आपका एक जो रियल अमाउंट है या जो रियल जो आपके रिकॉर्ड है आप उसी को यूज़ करेंगे। वहाँ पर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सपोज़ ए को मोहन से 10,000 रुपीज़ मिले किसी सामान को बेचने से, तो क्या अब वहाँ पर मोहन कह रहा है आपको कि आप 10,000 के बजाय अपनी बुक में 12,000 मेंशन करना, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी अकाउंट जो बुक है उसमें आपका 2,000 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे अगर हम ये सारी मिस्टेक्स करेंगे तो हमारे अकाउंट में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और जिसे हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले अकाउंट का जो एक बेसिक रूल है, जो रूल है अकाउंट का, उसमें हमने ये देखा है कि हर तरह से अकाउंट में हमें ये बताया जा रहा है कि आपके डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड शुड बी इक्वल ऑलवेज, कि हमेशा आपके दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अगर आपके दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स योर अकाउंट्स हैज शोन द एक्यूरेसी। तो इसका मतलब आपके अकाउंट्स शो कर रहे हैं कि आप एक्यूरेसी में काम कर रहे हो और आपके रिजल्ट भी वहाँ पर पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप जानबूझ के इस तरह की मिस्टेक्स हम करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे उनको, तो हमारे जो अकाउंट्स है उसको बनाने का एक जो मोटिवेशन है या जो एक मेथड है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं रह जाएगी। When a cash book is maintained, transaction of cash are not recorded in the general एंड नो सेपरेट अकाउंट ऑफ फॉर कैश और बैंक इज़ रिक्वायर्ड इन द लेजर, कि कोई भी सेपरेट अकाउंट कैश और बैंक का नहीं है जहाँ पर हम इसको यूज़ करें।
अब यहाँ पर कैश बुक हमारी 3 टाइप्स, वी हैव डिवाइड कैश बुक इन 3 टाइप्स। फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड इज डबल कॉलम कैश बुक एंड थर्ड इज मल्टीपल कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ इज पिटी कैश बुक। फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ इज petty cash book. So first we will discuss about the single column cash book. The single column cash book records all cash transactions of the business in an chronological order. It is a complete record of cash receipt and cash payment. When all receipt and payment are made in cash by a business organization only, the cash book contains only one amount column on each debit and credit side. The format of single column cash book is shown as। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताया जा रहा है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट डेबिट साइड जो होगा वहाँ पर आपको फर्स्ट सपोज 1 महीने की यहाँ पर हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ पर 1 अगस्त टू 31 अगस्त तक की अगर हमें रिकॉर्ड करना है डेटा, तो वहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे क्या होगा कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक की सारी ट्रांजैक्शंस केवल हम वही यूज़ करेंगे जो हमारी कैश से रिलेटेड होंगी। ये कैश बुक का एक बेसिक रूल है कि कैश ही आपको यूज़ करनी है। सेकंड कि सिंगल कॉलम कैश बुक, जो आपको रिसिप्ट हुआ वो आपका डेबिट है और जो आपने पेमेंट्स की वो आपकी क्रेडिट्स है। रिसिप्ट मतलब आपको मिल रहा है तो आपके रिसिप्ट्स हैं, बढ़ रहा है पैसा, कैश बढ़ रही है, और अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैश माइनस हो रही है। ठीक है। कैश बुक डेट, रिसिप्ट्स, लेजर फोलियो, LF लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, LF अमाउंट. So this is a format of single column cash book. Format of single column cash book. Now I have explained a numerical question. Recording of entries in the single column cash book and its balancing is illustrated by an example. Consider the following transactions of MS Rupa Traders. Observe how they are recorded in a single column cash book. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम किस तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे इस रिकॉर्ड से। ठीक है। डेट, डिटेल एंड अमाउंट. दिस मंथ हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर. 1 नवंबर से हमारा जो मंथ है वो स्टार्ट हो रहा है और लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास पूरे मंथ की है 30 नवंबर. तो इस तरह से अगर सब बच्चे ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा था कि कैश बुक को मंथली बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। तो 1 महीने की हमारे पास कैश रिलेटेड और कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस हैं जो 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में यूज़ की गई हैं। अब हमें इन सब चीज़ों से क्या प्रिपेयर करना है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक को मेंटेन करना है। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश इन हैंड. 1 नवंबर को आपके पास कैश था 30,000. तो इसके बाद चलिए पहले एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं. कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत. हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है कैश और क्या हमारी कैश पेमेंट हो रही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं. अभी कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत रिसीव हो रहा है तो ये हमारा डेबिट है, रिसिप्ट्स में आ जाएगा, इधर की साइड आएगा. इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड है तो कैश यूज़ किया हमने, यहाँ पर इंश्योरेंस पेड किया तो कैश माइनस हुआ, ये हमारी पेमेंट बन गई. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड हमने सामान बेचा और कैश में, तो हमें क्या मिला कैश, ये हमारा रिसिप्ट हो गया. परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, हमने सामान खरीदा किससे, मुदित से, और उसको क्या पेमेंट किया, कैश, तो कैश हमारी पेमेंट बन गई, फिर से माइनस हो जाएगी. परचेज स्टेशनरी, यहाँ हमने स्टेशनरी खरीदी और हमने कैश पेमेंट की तो हमारी कैश माइनस हो गई. कैश पेड टू रुक्मणी, अब हमने यहाँ पर कैश पे की किसको, रुक्मणी को, तो ये भी हमारी पेमेंट है. नेक्स्ट सोल्ड गुड टू कमल फॉर कैश, हमने सामान बेचा कमल को फॉर कैश और हमें बदले में क्या मिला, 18,200 हमें रिसिप्ट हुआ, तो ये हमारी रिसिप्ट साइड आएगी, डेबिट हो जाएगी. पेड मंथली रेंट, यहाँ पर हम मंथली रेंट पे कर रहे हैं, ये कैश है, रिसिप्ट हमारी पेमेंट हो रही है. पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड की कैश में, हमारी सैलरी हो गई, माइनस हो गई. डिपॉजिट इन बैंक, हमने पैसा जमा किया बैंक में तो हमारा क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं. रूपा ट्रेडर्स कैश बुक, डेट 1 नवंबर. 1 नवंबर की ट्रांजेक्शन्स को अगर हम देखें, 1 नवंबर की ट्रांजेक्शन थी कैश इन हैंड 30,000, तो ये आपके पास पैसे हैं
तो इसको हम कहेंगे 1 नवंबर बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस की हमने वहाँ से ये बैलेंस उठाया, ब्रॉट डाउन का मतलब यहाँ पर नीचे लाए, ठीक है। तो कैश इन हैंड का मतलब पैसा आपके पास ही है, अभी अपने किसी को पे नहीं किया, तो ये आपका डेबिट ही रहेगा, आपके पास रिसिप्ट्स है, ठीक है। 30,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत। हमें कैश मिला गुरमीत से 12,000। हमें गुरमीत से 12,000 मिला 4 नवंबर को, तो ये हमारा क्या बन गया, रिसिप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 8 नवंबर, 8 नवंबर की डेट है। इंश्योरेंस पेड, हमने इंश्योरेंस पेड किया 6,000। अब हमारी पेमेंट हो रही है, तो 8 नवंबर को इंश्योरेंस के लिए हमने पे की अमाउंट 6,000, तो हमारी क्या बन गई, पेमेंट्स। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर। अब हमने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा 13,800, तो यहाँ पर हमने फर्नीचर को खरीदने के लिए क्या पे किया, कैश। फर्नीचर हमने खरीदा 13 नवंबर को, फर्नीचर हमारे पास है और 13,800 हमारे पास से माइनस हो गया। अब हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि हमें क्या मिला, हम देख रहे हैं कि बस कैश क्या जा रहा है और कैश क्या हमारे पास आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा कितने का, 28,000 का सामान बेचा, तो 28,000 हमें रिसीव हुआ एज अ कैश। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश। अब हमने मुदित से सामान खरीदा और उसको कैश पेमेंट की 17,400 की। 17,400 हमने परचेज किया सामान, उसके बदले में कैश पेमेंट की, दिस इज ऑल्सो पेमेंट। नेक्स्ट इज परचेज स्टेशनरी 1100। अब हमने यहाँ पर स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी के बदले में हमने पेमेंट की 1100 की कैश। नेक्स्ट कैश पेड टू रुक्मणी। अब हमने कैश पेमेंट की है रुक्मणी को 12,500, तो यहाँ पर फिर से 12,500 की हमारी तरफ से कैश माइनस हो गया, क्योंकि हमने रुक्मणी को पेमेंट की है इन कैश। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, कि हमने सामान बेचा कमल को 18,200 का, तो हमें यहाँ पर ये रिसिप्ट्स हो गया 18,200। नेक्स्ट पेड मंथली रेंट 2,500। 2,500 हमने क्या पेमेंट किया, रेंट किया 2,500 एज पेमेंट। नेक्स्ट पेड सैलरी 3,500, हमारा पैसा जाल रहा है सैलरी के लिए 3,500। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा किए 8,000 रुपीज़, तो हमारे पहले माइनस हो जाएंगे और फिर अभी बात करेंगे सेकंड, यहाँ पर डबल कॉलम जब आएगा तो वो पैसा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ सिंगल की बात हो रही है, तो सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शंस में हमें ये नहीं देखना है कि कैश किसके लिए जा रहा है और बदले में हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ हमें ये यहाँ पर नोटिस करना है कि कैश पेमेंट क्या हुई और कैश पेमेंट क्या रिसीव हुई और क्या हमने पेमेंट की है, क्रेडिट क्या यूज़ हो रहा है, डेबिट, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा, अब यहाँ पर टोटल इस साइड का, डेबिट साइड का ज़्यादा है, इसका मतलब आपके पास कैश ज़्यादा है, 88,200 की आपके पास कैश है, जिसमें से आपने पेमेंट की 6,000, 13,800, 17,400, 1,100, 12,500, 2,500, 3,500, 8,000। नाउ यू हैव रिमेनिंग इन कैश 23,400। तो अब आपके पास कैश में बचता है 23,400, तो जिसको हम लिखेंगे बैलेंस 30 नवंबर, क्योंकि लास्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन थी वो 30 नवंबर की थी, तो 30 नवंबर को भी हमारे पास बचा है बैलेंस CD, कैरिड डाउन। CD मतलब कैरिड, इसको आगे ले जा करके फिर इसको नीचे लाना है, कैरिड मतलब इसको हमें आगे ट्रांसफ़र करना है, 23,400। नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास कैश ओपनिंग हो जाएगी कि अब हमारे पास कैश कितना रिमेन बचा हुआ है लास्ट मंथ का, वो है 1 दिसंबर को बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि यहाँ से कैरिड हमने इसको आगे भेजा और ब्रॉड डाउन हमने यहाँ पर उसको ब्रॉड किया और नीचे लेकर के आए 23,400 डिफरेंस। Children, so I hope this question you will be understand easily. So you will do the question number 1. You will do the question number 1 in your fair notebook. So children, take care. Goodbye.